हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों ई कहानियाँ हैं आपके लिए। डाउनलोड करें स्टोरी मीनिया एप्लीकेशन, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्रांजल ने प्रियल को पूरी बात बता दी। सुबह का समय था और सभी डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। प्रियल ने पूरी बात सुनी तो वो उन दोनों का मुंह ताकने लगी। मुझे पता था ऐसा ही कुछ होना है पापा। उनका बिहेवियर हमेशा से मेरे अगेंस्ट ही रहा है। हाँ, लगता नहीं, लेकिन वो ऐसा दिखा देते हैं, प्रियल ने कहा। ऐसा कुछ नहीं है प्रियल, प्रांजल बोली। जिस तरह से तुम अपने जीजा को अपना पापा समझती हो, उसी तरह से वे भी तुम्हें अपनी बेटी ही समझते हैं। एचसी में एडमिशन ना होने की वजह से वे टेंशन में आ गए होंगे। इसी वजह से बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए उन्होंने तुम्हारा एडमिशन चंडीगढ़ इंस्टीट्यूट में करवाया। लेकिन मुझे वहाँ नहीं जाना। हाँ, तुम तो निक के पास जाना चाहती हो। अर्जुन आराम से खाना खा रहा था। उसने खाते हुए ही अपनी बात कही। नहीं, बात वो नहीं। प्रियल ने अपना चेहरा उसकी ओर किया। अगर मैं उसके पास नहीं जा पाती हूँ तो मैं यहाँ तुम लोगों के पास रहना बेहतर समझती हूँ। एक ही वक्त पर दो दो सदमे सहना मेरे बस की बात नहीं है। और मुझे लगता है तुम्हारे पास इन दोनों ही सदमों को सहने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। प्रांजल ने अपनी खाने की प्लेट संभाली। निक के इंस्टीट्यूट के लिए प्री ट्रेनिंग और 3 लाख रुपए फीस बड़ी मुसीबत है, जबकि चंडीगढ़ इंस्टीट्यूट में तुम्हारे पास ना जाने का कोई ऑप्शन नहीं है। वहाँ की फीस लगभग 6 लाख रुपए है, जो पापा ने भर दी है। वो रिफंड भी नहीं हो सकती। पापा को तो कोई फिक्र नहीं होगी, लेकिन मम्मा को मैं इतने बड़े नुकसान की खबर नहीं सुना सकती। प्रियल मायूस हो गई। उसने आगे कुछ नहीं कहा, जिसके बाद सब खाना खाने लगे। कुछ देर खाना खाने के बाद वो बोली, प्री ट्रेनिंग मेरे लिए कोई खास दिक्कत नहीं है, मगर बाकी की दोनों चीजों का सल्यूशन मेरे पास भी नहीं है। इतना कहकर वो फिर से पहले जैसी हो गई। वहीं अर्जुन और प्रांजल एक दूसरे को देखने लगे। इसके बाद अर्जुन ने खाने की प्लेट की ओर देखा और आंखें बंद कर खुद में ही कुछ सोचने लगा। निक अपने ऑफिस में कुछ जरूरी काम कर रहा था। तभी एवेलिन वहां आई और उसका गाल चूम लिया। निक ने अपना चेहरा दाईं ओर किया और हल्के गुस्से में कहा, तुम कितनी बार कहा है ऐसे काम मत किया करो, इंस्टीट्यूट में तो बिल्कुल भी नहीं। ओ, मुझे किस बात का डर? मैं तुम्हारी बेस्ट से भी ज्यादा बेस्ट फ्रेंड हूँ। मेरे लिए इतनी तो छूट होनी चाहिए। नहीं, इंस्टीट्यूट में किसी के लिए भी किसी तरह की छूट नहीं है। मेरे लिए भी नहीं? एवेलिन ने निराश चेहरे के साथ पूछा। निक ने उसके निराश चेहरे को देखा और फिर अपना मुंह दूसरी तरफ कर कहा, हाँ, तुम्हारे लिए भी नहीं है। तो फिर मुझ में और बाकियों में क्या फर्क रह गया? तुम फर्क पैदा ही क्यों करना चाहती हो? निक उसकी ओर हुआ और स्ट्रिक्ट अंदाज में पूछा, क्या तुम ये चाहती हो मैं तुम्हें बाकियों की तरह ट्रीट करूं? मेरे लिए सब चीज इंस्टीट्यूट में फॉर्मल रहती है और मैं ये कब से करता आ रहा हूँ। मेरे खुद के दोस्त रूल तोड़ते हैं तो मैं उन्हें भी इसके लिए डांटता हूँ, उन्हें सजा भी देता हूँ। अगर मुझे उन्हें उनके किसी काम की वजह से यहाँ से निकालना पड़े तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ, हम कभी इन्हें कंबाइन नहीं कर सकते। एवेलिन निक को स्ट्रिक्टली देखकर बिल्कुल चुप कर गई। वो कुछ नहीं बोली तो निक ने उससे पूछा, बताओ तुम यहाँ किस काम से आई थी? एवेलिन ने उतरे हुए चेहरे के साथ कहा, मैं तुम्हें ये बताने आई थी, मॉम का कॉल आया था। उन्होंने कुछ दिनों के लिए मुझे अपने पास लंदन बुलाया है। शायद अब हम कुछ दिन तक ना मिल पाएं। निक के चिल्लाने पर वो थोड़ा उदास हो गई। मैं तुम्हें बस यहाँ बाय बोलने आई थी, जो तुम्हें अच्छा नहीं लगा। निक अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसके सामने जाकर उसके कंधे पर हाथ रखा। कंधे पर हाथ रख उसने कहा, मैं जानता हूँ, मैं जो भी करता हूँ उसके बाद किसी चीज के लायक नहीं हूँ, मगर इसके बावजूद तुमने मेरे लिए कभी कोई कमी नहीं रखी। मैं बदलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरे लिए ये इतना आसान नहीं है। तुम मुझे समझती हो, तुम्हें ये बात अच्छे से पता है मेरे लिए खुद को बदल पाना कितना मुश्किल है। मैं अपने रूल एंड रेगुलेशन आसानी से कभी नहीं बदल पाऊंगा, तो सॉरी फॉर इट। फिर उसने एवेलिन को गले लगाया और कहा, मगर तुम ये भी जानती हो तुम मेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट हो। तुम जाने के बाद मैं तुम्हें मिस करूंगा। निक के गले लगने के कारण एवेलिन सब भूल गई। उसने भी जवाब में निक को कसकर गले लगाया और कहा, मैं भी तुम्हें मिस करूंगी। दोनों थोड़ी देर और गले लगे, जिसके बाद एवेलिन वहां से चली गई। उसके जाने के बाद निक वापस अपने काम में लग गया। प्रियल और प्रांजल दोनों तकरीबन 12 बजे के करीब कॉलेज की क्लासेस लगा रहे थे। अर्जुन सुबह खाने के बाद से गायब था। वो कुछ खास बताकर नहीं गया था। प्रांजल ने इधर उधर देखा और फिर प्रियल को देखते हुए बोली, इस अर्जुन नाम के बंदे को तो अब तक आ जाना चाहिए था। कहाँ चला गया आखिर ये? सुबह से इसका कोई नामो निशान नहीं।
बंक मार लिया होगा आज उसने। प्रियल ने अपना ध्यान सामने बोर्ड की तरफ रखा। तुम्हें पता है ना वो बंक मारने वाला बंदा नहीं है, मजाक मस्ती खूब कर लेता है, लेकिन ऐसे काम कभी नहीं करता। हम भी छुट्टी कर लेते हैं, मगर इसकी छुट्टी आज तक नहीं हुई, तो आज उसका मन कर गया होगा। प्रियल नोट्स उतारने लगी। पता नहीं कहाँ गया है कहाँ नहीं, जब आएगा तभी पता चलेगा, प्रांजल बोली, और फिर वो भी पढ़ाई की ओर ध्यान देने लगी। कॉलेज खत्म होने के बाद दोनों कंपाउंड में जाकर अपने बेंच पर बैठ गए। वहाँ प्रियल लैपटॉप पर निक के कुछ पुराने इंटरव्यूज देखने लगी, जबकि प्रांजल कॉलेज का ही थोड़ा बहुत काम करने लगी। इतने में अर्जुन पीछे से आया और आते ही बोला, एक गुड न्यूज है। ओ क्या, तुम माँ बनने वाले हो? प्रियल उसका मजाक बनाते हुए बोली। नहीं, तू बाप बनने वाली है। लोगों को हमेशा गुड न्यूज का यही मतलब क्यों समझ में आता है? अच्छा सुन, रही बात, तेरा यूएसए के इंस्टीट्यूट में एडमिशन हो गया है। ये सुनते ही दोनों अपना काम छोड़ उसकी तरफ देखने लगे। प्रांजल उसे देखते हुए बोली, तुम पीकर आए हो क्या? क्या बकवास कर रहे हो? इसका एडमिशन कैसे हो सकता है? और फीस वो कैसे अरेंज हुई? वो एक्चुअली, अर्जुन इतना बोलकर चुप कर गया। क्या आगे भी कुछ बोलो? प्रियल ने कहा। तुम लोगों को पता है ना, मेरे पास एक कार थी, मैंने उसे बेच दिया। आर यू मैड? प्रियल अपनी जगह से खड़ी हुई और एकदम से चिल्लाते हुए बोली, तुमने ऐसा करने की सोची भी कैसे? तुमने ऐसी स्टूपिड हरकत की। प्रांजल भी अपनी जगह से खड़ी होकर उसे चिल्लाते हुए बोली, तुम्हारा सच में दिमाग घूम गया है। दिमाग मेरा नहीं, तुम दोनों का घूमा है। मुझे अपनी कार वैसे भी कुछ खास पसंद नहीं थी, फिर पेट्रोल भी तो कितना महंगा हो गया था। कार से ज्यादा खर्चा तो पेट्रोल पर ही होता है। तुम ना अब बात को घुमाओ मत, प्रियल ने उसे बीच में टोकते हुए कहा। चुपचाप कार जहाँ बेची है वहाँ जाओ और जाकर उसे वापस लेकर आओ। नहीं चाहिए मुझे वहाँ एडमिशन। मेरे दोस्तों को ये सब करना पड़े, इसके बारे में तो मैं सपने में भी न सोचूं। चलो लेकर आओ कार। प्रियल धमकी वाले अंदाज में आ गई। अर्जुन ने अपनी पीठ पर टंगे बैग को सामने की तरफ किया और उसे खोलकर उसमें कुछ ढूंढने लगा। अगले ही पल उसने उसमें से कुछ प्रिंटेड कागज निकाले और प्रियल की तरफ बढ़ा दिए। शायद तुम लोगों ने मेरी बात ध्यान से सुनी नहीं। मैंने कहा इसका एडमिशन हो गया है, मतलब फीस भरी जा चुकी है, रिफंड होने का कोई चांस नहीं। जब चंडीगढ़ इंस्टीट्यूट की फीस रिफंड नहीं हो सकती, वो तो फिर यूएसए का इंस्टीट्यूट है। प्रियल ने डॉक्यूमेंट्स पकड़े और उन्हें पढ़ा। उन्हें पढ़ने के बाद वो एकदम से बेंच पर बैठ गई। प्रांजल ने ये देखकर प्रियल से डॉक्यूमेंट्स लिए और उसने भी उन्हें पढ़ा। फिर वो भी खामोश होकर वहीं बेंच पर बैठ गई। अर्जुन उन दोनों के सामने आया और बोला, तुम लोग मेरी कार की फिक्र मत करो। जिस तरह से पिछली बार मैंने ईएमआई पर अपनी कार ली थी, उसी तरह इस बार भी मैं ईएमआई पर अपनी कार दोबारा ले लूंगा। हम तीनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं, हमेशा से एक दूसरे की मदद करते आए हैं, चाहे वो छोटी मदद हो या बड़ी। प्रियल का करियर, जो भी है, मैं इसका दोस्त होने के नाते ये कभी नहीं चाहूंगा इसकी कोई इच्छा अधूरी रह जाए। हम में से कोई ये नहीं चाहेगा कि हम में से किसी की भी कोई इच्छा अधूरी रह जाए। हमारी दोस्ती ऐसी ही है। प्रियल ये सुनते ही अपनी जगह से खड़ी हुई और अर्जुन को गले से लगा लिया। वो रो पड़ी थी। प्रांजल भी अपनी जगह से खड़ी हुई और वो भी दोनों के गले लग गईं। कुछ देर गले लगने के बाद सभी एक दूसरे से अलग हुए और प्रांजल ने कहा, अब चंडीगढ़ इंस्टीट्यूट का क्या होगा? अगर मैंने पापा को कहा प्रियल वहां नहीं जा रही तो उनका गुस्सा नहीं संभाला जाएगा। फिर प्रियल यूएस जा रही है या उसका एडमिशन वहां हो गया है, इस खबर के बाद तो भूकंप ही आ जाएगा। तुम्हें पता है, मेरा दिमाग यूं तो चलता नहीं, मगर जब चलता है तब खतरनाक ही चलता है। मैंने एक छोटा सा आइडिया लगाया है, जिसके बाद चंडीगढ़ इंस्टीट्यूट वाली प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। उसने प्रांजल की तरफ देखा और कहा, प्रांजल, तुम्हें पता है ना, हमारी क्लास में प्रियल शर्मा नाम की ही एक और लड़की है। उसका फादर का नाम भी सेम है। क्लास में दोनों के सेम नाम और सेम फादर नेम की वजह से टीचर भी काफी कंफ्यूजन में रहते हैं। जब तक वे दोनों की शक्ल न देख लें, तब तक उनकी कंफ्यूजन मुश्किल से ही दूर होती है। अगर हम अपनी प्रियल की बजाय उसे चंडीगढ़ इंस्टीट्यूट जाने के लिए मना लें, तो तुम्हारे पिता को कभी पता ही नहीं चलेगा प्रियल क्या कर रही है या वो कहाँ है कहाँ नहीं। मगर ये जाएगी तो यूएस ही ना, तो वहाँ पापा इसे देख लेंगे नहीं? प्रांजल ने पूछा। तुम्हारे पापा अथॉरिटीज में बड़े हैं, इंस्टीट्यूट के हेड नहीं। उनका वहाँ ज्यादा आना जाना ही नहीं होगा। अथॉरिटीज में बड़े जितने भी डिसीजन होते हैं वो बाहर से ही होते हैं, या उनकी मीटिंग होती है वहीं डिसीजन लिए जाते हैं। एसी का कोई लेना देना नहीं होता है। उन्हें खुद पता नहीं चलेगा, और बताने वाले मामले में हम दोनों ही होंगे जो उन्हें ये बात कभी नहीं बताने वाले। अर्जुन ने प्रांजल को बताया। प्रांजल सोच में पड़ गई।
जबकि प्रियल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था वो क्या कर रही है। उसने कहा, मुझे ये सब ठीक नहीं लग। उसके ये बोलते ही अर्जुन ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, मेरा यकीन मानो, तुम्हें किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे चलकर मैं सब पहले जैसा कर दूंगा। मैंने जो भी सोचा है वो बिल्कुल सही सोचा है। पर वर कुछ नहीं, तुम बस जाने की तैयारी करो, अर्जुन ने कहा और अपने चेहरे पर मुस्कान दी। प्रियल कुछ देर तक तो फिर से खुद में ही सोचती रही, मगर इसके बाद वो अर्जुन के गले लग गई। थैंक यू सो मच अर्जुन, उसने अर्जुन को कहा। प्रांजल भी अर्जुन के पास आई और उसके गले लगते हुए कहा, मेरी ओर से भी एक थैंक यू रख लो। हाँ, क्यों नहीं, इतने सारे थैंक यू को मैं बैंक में रखकर काफी बड़ा लोन ले लूंगा और फिर एक दिन अंबानी बन जाऊंगा। उसने ये कहा तो सब हंसने लगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। यहाँ हजारों ही कहानियां हैं आपके लिए। डाउनलोड करें स्टोरी मीनिया एप्लीकेशन, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 3 स्टार। 2 दिन बाद इंस्टीट्यूट USA। निक अपने ऑफिस में अपनी एक जूनियर जीनिया के साथ प्री ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट हुए स्टूडेंट्स की लिस्ट देख रहा था। जीनिया निक के जूनियर में ही आती थी, जबकि वो रॉन की गर्लफ्रेंड थी। निक, जल्दी करो, लिस्ट पूरी देखो और फिर फाइल पर सिग्नेचर करके इसे मुझे दे दो। इस बार प्री ट्रेनिंग के लिए जितने भी स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं, उनकी ट्रेनिंग का काम मुझे ही संभालना है। अथॉरिटी ने मुझे ट्रेनिंग हेड का जिम्मा दे दिया है। पता नहीं अथॉरिटी क्या चाहती है जो ये प्री ट्रेनिंग के सेशन में मुझे घुसा दिया। वो लोग तुम्हारे काम से खुश हैं। निक ने पेन निकाला और फाइल पर सिग्नेचर करने लगा। पिछली बार तुमने 4 एजेंट को ट्रेनिंग देने का काम किया था। वो चारों प्रेसिडेंट सिलेक्शन के लिए भी सिलेक्ट हो गए। इस रिजल्ट के बाद वो तो तुम्हें यही चाहेंगे ना कि तुम ऐसे एजेंट और तैयार करो। इससे इंस्टीट्यूट का भी नाम बनेगा और अथॉरिटी को भी कुछ बेनिफिट होंगे। हाँ, भले ही बंदी की बड़ी बच जाए। जीनिया ने फाइल ली और सिग्नेचर देखने के बाद उस पर लिखे नाम पढ़ने लगी। इंटरेस्टिंग, उसने फाइल देखते हुए कहा। इस बार इंडिया से 7 स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है। मुझे ये देखकर खुशी हुई। भले ही हम इंडिया में नहीं रहते, मगर हमारे पेरेंट्स इंडियन ही हैं। एक USA की एजेंसी में इंडियंस की भागीदारी देखकर उस पर प्राउड हो रहा है। हाँ, ये तो है, अपना इंडिया महान है। हाँ, 50 स्टूडेंट, वो आगे बोली। टोटल 50 स्टूडेंट हैं और जहाँ ट्रेनिंग होनी है वहाँ सिर्फ 48 स्टूडेंट के रहने का अरेंजमेंट है। जाने दो, स्टूडेंट के अरेंजमेंट में दिक्कत होने वाली है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम इसे कैसे न कैसे करके मैनेज कर लोगी। हाँ, करना ही होगा। अब इसके अलावा और ऑप्शन भी तो नहीं है मेरे पास। मेरी जान को शांति आनी है और इस शांति को आने से कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद जीनिया अपनी जगह से खड़ी हुई और जाने की तैयारी करते हुए बोली, चलो मैं चलती हूँ, जल्द ही मिलते हैं। इतना कहकर वो चली गई। उसके जाने के बाद निक अपना बाकी का काम करने लगा। 3 स्टार। मुंबई एयरपोर्ट। अगले दिन मुंबई एयरपोर्ट पर प्रियल खुद को स्ट्रेस्ड महसूस कर रही थी। उसने USA जाने का फैसला पक्का तो कर लिया था, मगर वो अभी भी खुद को सेटल नहीं कर पा रही थी। इसके लिए जो भी कुछ करना पड़ा वो उसकी वजह से घबरा रही थी। उसने अर्जुन और प्रांजल दोनों को कहा, प्लीज यार, यहाँ संभाल लेना। कुछ भी गड़बड़ हुई तो पता नहीं क्या होगा। पक्का हम तीनों की गंदी वाली बेइज्जती होगी। मम्मा को भी बोल दिया है कि मैं फैशन डिजाइनर का कोर्स करने जा रही हूँ। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। झूठ बोलने के बाद अंदर से अजीब फील हो रहा है। यार, अब इसके बारे में ज्यादा सोचो मत। जो हो गया सो हो गया। फिर वो लाइन भी तो है, कर दिया तो डरना क्या, तुम भी उसे फॉलो करो। अर्जुन हंसता हुआ बोला, हाँ दी, अब ज्यादा टेंशन ना लो, जो भी होगा हम उसे संभाल लेंगे। इतना बोलकर वो प्रियल के गले लगी और बोली, मैं आपको मिस करूंगी। अर्जुन भी गले लग गया और मैं भी। इसके बाद वो अलग हुआ और ड्रामा करने वाले अंदाज में बोला, देख प्रियल, अगर वो निक ना माने तो मैं हूँ ना, सिंगल हूँ, कुंवारा भी, तो मुझे प्रपोज कर देना, मैं कर लूंगा तुझसे शादी। प्रियल ने उसे घूरा और बोली, अर्जुन, जाते जाते मार खाने का इरादा है तेरा? ना ना, अब तुम अपनी मार अपने निक के लिए ही संभाल कर रखो, अर्जुन ने कहा और फिर एक मुस्कुराहट दिखा दी। मगर अगले ही पल उसके चेहरे पर उदासी आई और वो फिर से प्रियल के गले लग गया। प्रांजल तो पहले से ही उसके गले लगी पड़ी थी। कोई रो तो नहीं रहा था, लेकिन चेहरों के अंदाज रोने वाले जरूर हो गए थे। प्रियल भारी गले में दोनों से बोली, मैं तुम दोनों को याद करूंगी। तभी एयरपोर्ट पर प्लेन टेक ऑफ का अनाउंसमेंट हुआ। इसके बाद सभी एक दूसरे से अलग हो गए। फिर सभी ने अपने हल्के आंसुओं को पोंछा, जो न रोने के बावजूद उनके चेहरों से निकल आए थे। चल दी, अब लेट हो रही हो, वरना प्लेन निकल जाएगा और तुम निक से मिलने का मौका खो दोगी। अर्जुन ने प्रियल को कोहनी मारी। इसके बाद दोनों ने अपना सामान प्रियल को पकड़ा दिया। सब एक बार फिर से गले लगे और इसके बाद प्रियल प्लेन के लिए निकल गई।
जाते वक्त एक बार के लिए उसने पीछे देखकर दोनों को बाय कहा। 3 स्टार। ट्रेनिंग प्लेस यूएसए। प्रियल यूएसए पहुंच चुकी थी। वहां पहुंचने के बाद उसने अपना सामान लिया और डायरेक्ट ट्रेनिंग प्लेस के लिए टैक्सी पकड़ी। वहां पहुंचने में उसे 1 घंटे का टाइम लगा। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट किसी हॉस्टल की तरह था। 3 और कतार में कमरे बने थे जिनके ऊपर एक और मंजिल थी। बीच में बड़ा सा गार्डन था। सामने वाली कतार के पीछे एक और पार्क था जहां काफी सारे पेड़ पौधे थे। वहां ऐसे अरेंजमेंट भी थे जिनका इस्तेमाल आमतौर पर अपनी ट्रेनिंग के लिए करती है। कीचड़ वाले गड्ढे, कांटेदार तार और भी बहुत कुछ। ट्रेनिंग प्लेस में ज्यादा चहल पहल नहीं थी। प्रियल वहां पहुंचकर गार्डन में इधर उधर देखने लगी। तभी उसे एक लड़की दिखी जो अपने कमरे से बाहर आई थी। वो इंडियन लग रही थी। प्रियल उसे देखते ही उसकी तरफ बढ़ी और पास जाकर उसे पूछा, हे, तुम भी इंडिया से हो? हाँ, मैं चंडीगढ़ से हूँ। लड़की ने उसकी तरफ ध्यान दिया और कहा, ओ वाओ, मेरा होम टाउन चंडीगढ़ है, लेकिन मैं मुंबई में रहती हूँ और वहाँ पर स्टडी करती हूँ। मेरा नाम प्रियल है और तुम्हारा? मेरा नाम आरोही है। मैं तो बहुत डर रही थी, पर थैंक गॉड कोई तो इंडियन यहाँ पर मिल गया। सुनने में आया है तुम्हारे और मेरे अलावा 5 और इंडियन स्टूडेंट हैं, मगर वे अभी तक नहीं आए। आरोही कर्ली बालों वाली लड़की थी। उसका रंग हल्का ब्राउन था, जबकि हेल्थ में वो ठीक ठाक थी। सेम हेयर। प्रियल ने कहा, मुझे भी तुम्हें देखकर खुशी हुई। अब यहाँ मुझे पराया वाली फीलिंग भी नहीं आएगी। इसके बाद वो बोली, अच्छा, मैं यहाँ अभी आई हूँ। मुझे नहीं पता मेरा रूम कहाँ है और उसे कैसे ढूंढना है। क्या तुम इसमें हेल्प करोगी? अगर रूम मिल जाएगा तो मैं अपना सामान सेटल कर लूंगी। हाँ, क्यों नहीं? आरोही ने कहा, चलो चलकर तुम्हारा रूम ढूंढते हैं। इसके बाद वो सामने के गलियारे में चलने लगी। प्रियल अपना काफी सारा सामान गेट के पास ही छोड़ चुकी थी। उसके पास सिर्फ अपना बैकपैक था। आरोही बोली, यहाँ एक लिस्ट लगी पड़ी है जिसमें रूम का अरेंजमेंट है। एक कमरे में 2 लोग रहते हैं। मैंने यहाँ आने के बाद अपने रूममेट के नाम पर ध्यान नहीं दिया था। होप सो हम दोनों पार्टनर निकलें। अगर ऐसा हुआ तो हमारी काफी अच्छी बनेगी। हाँ, प्रियल ने जवाब दिया। वैसे भी अपनी हिंदी तो हिंदी ही है। इंग्लिश में पटर पटर मुझसे नहीं करी जाती है। फीलिंग भी नहीं आती बात बताने की। आरोही ये सुनकर हंसने लगी। तब तो हमारी थिंकिंग बहुत ज्यादा मैच होती है। खूब जमेगी हमारी। जल्द ही दोनों वहाँ पहुँच जाती हैं जहाँ लिस्ट लगी हुई थी। आरोही ने लिस्ट पढ़ी। उसने लिस्ट पढ़ी मगर लिस्ट में प्रियल का नाम तो था, लेकिन उसके नाम के आगे कमरे का नंबर नहीं। ये देखकर आरोही ने कहा, कमाल है, यहाँ तुम्हारा नाम तो है मगर तुम्हारे कमरे का नंबर नहीं। क्या? प्रियल हैरान हुई और खुद आकर लिस्ट को देखा। मगर ऐसे कैसे हो सकता है? उसे भी अपना कमरा नहीं मिला। ये तो ऑफिस में ही जाकर पता चलेगा। आरोही ने कहा। इसके बाद उसने एक तरफ इशारा किया और कहा, ऑफिस वहाँ है। प्रियल बोली, ठीक है, तुम यहीं रोको, मैं जाकर आती हूँ। इतना कहकर वो ऑफिस रूम की ओर चली गई। ऑफिस में जीनिया अपना काम कर रही थी। तभी प्रियल वहाँ पहुंची और कमरे का दरवाजा खटखटाया। कमरे का दरवाजा खटखटाते ही जीनिया का ध्यान दरवाजे की तरफ चला गया और वहाँ उसने प्रियल को देखा। प्रियल को देखते ही वो एक बार के लिए खो सी गई। इसके बाद वो अचानक होश में आई और कहा, ओ माय गॉड, तुम तो बहुत प्रिटी हो। नाम क्या है तुम्हारा? हेलो, आई एम प्रियल। अब हिंदी समझते हो क्या? प्रियल को एक फॉरेनर लड़की को हिंदी बोलते देख हैरानी हुई। जीनिया अपनी फाइल जल्दी जल्दी समेटते और उसकी तरफ देखते हुए बोली, अरे हिंदी ही तो बोल रही हूँ। और कौन सी लैंग्वेज है ये जो मैं बोल रही हूँ? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। आप इंडियन नहीं लगती ना, इसलिए हिंदी बोलते देख हैरानी हुई। मेरे मॉम डैड वो इंडियन ही हैं, इस वजह से मुझे हिंदी आती है। जीनिया ने अपनी फाइल को समेटा और फिर उसके पास आ गई। तुम यहाँ, तुम कुछ? वो मुझे मेरा कमरा नहीं मिला। यहाँ बाकी सबके नाम के आगे कमरे के नंबर हैं, लेकिन मेरे नाम के आगे नहीं। एक और लड़की है, उसके नाम के आगे भी कमरे का नंबर नहीं है। ओह, एक्चुअली इस बार 2 स्टूडेंट एक्स्ट्रा है, तो कमरों की थोड़ी दिक्कत चल रही है। मगर तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा एडजस्टमेंट मैं अपने कमरे में कर लूंगी। तुम मेरे साथ मेरे कमरे में रह सकती हो। प्रियल के अपने चेहरे पर मासूमियत दिखाया और पूछा, आप स्टूडेंट हो? स्टूडेंट तो नहीं हूँ, पर मेरी यहाँ एक छोटी सी पोजीशन जरूर है। मैं तुम लोगों की ट्रेनिंग हेड हूँ। ओह, आई एम सॉरी। प्रियल ये सुनते ही घबरा गई। वो, मुझे माफ कर देना, सॉरी, मुझे आपको मैम कहना चाहिए था। ओह बस, ट्रेनिंग हेड हूँ, आंटी नहीं, जो मैम कहोगी। और घबराओ मत, यहाँ सब फ्रेंडली रहते हैं। तो तुमने कोई क्राइम नहीं किया जो घबरा रही हो। फिर तुम तो रहना भी मेरे कमरे में है, हम दोनों तो फ्रेंड्स ही गिनी जाएंगी। तुम मेरी फ्रेंड बनने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जीनिया टेढ़ी नजरों से प्रियल को देखने लगी। नो, बिल्कुल भी नहीं, प्रियल ने कहा और अपना हाथ आगे बढ़ा दिया।
दोनों ने हाथ मिलाया और फिर जीनिया प्रियल को कमरा दिखाने के लिए ले गई। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों ही कहानियाँ हैं आपके लिए। डाउनलोड करें स्टोरी मेनिया एप्लीकेशन, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जिनी ने अपने कमरे में प्रियल की पूरी व्यवस्था कर दी। उसने उसके लिए एक बेड खाली कर दिया और अलमारी में उसके कपड़े रखने लायक जगह बना दी। ये सब करने के बाद उसने प्रियल से कहा, प्रियल, सभी न्यू स्टूडेंट्स के लिए ऑडिटोरियम में मीटिंग है। अब से 15 मिनट में तुम वहां पर पहुंच जाना। कुछ इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट होने वाली है, तो तुम्हारा उसे सुनना जरूरी है। प्रियल ने अचानक उसकी तरफ देखा और कहा, कैप्टन निक भी होंगे वहां पर। ये चीज अपने आप उसके मुंह से निकली थी। जिनी उसे हैरानी से देखने लगी। क्या तुम उसे जानती हो? नहीं, वो मैंने बस उनका इंटरव्यू देखा था। प्रियल ने जैसे तैसे कर अपनी बात कही। जो भी हो, मगर भूल कर भी ये बात उसे मत बता देना। उससे या किसी को भी मत बता देना। ये तुम्हारी फ्रेंड की तुम्हारे लिए फर्स्ट एडवाइस है, जिनी ने कहा और अलमारी बंद कर बाहर की ओर जाने लगी। वो दरवाजे के पास रुकी तो प्रियल ने हल्के से अंदाज में पूछा, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं इसका रीजन जान सकती हूँ? हाँ, नहीं, जिनी ने कंधे झटकते हुए कहा। निक को ये सब नहीं पसंद। वो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन रखने वाला इंसान है, अपनी जॉब को बहुत सीरियसली लेता है और मेन इम्पॉर्टेंट बात, वो लड़कियों से दूर ही रहता है। लड़कियों से दूर? प्रियल ने उसी वक्त पूछ डाला। जिनी ने अपनी आंखें बड़ी की और बोली, ओ माय गॉड, तुम लड़की हो या क्या हो? इतने सारे क्वेश्चन आज ही कर लोगी? मुझे लगता था मैं ही ज्यादा बात करती हूँ, मगर यहाँ तो मुझसे भी बड़े बड़े लोग बैठे हैं। इसके बाद उसने गहरी सांस ली और उसे बाहर छोड़ते हुए कहा, चलो, कोई तो मिला मेरे कंपटीशन में, हमारी अच्छी जमेगी। फिर वो जाने के लिए दरवाजे की तरफ मुड़ी। ओके बाय, मैं जा रही हूँ, तुम आ जाना। प्रियल ने उसके जाने के बाद अपना माथा पीटा और बेड पर बैठते हुए बोली, क्या प्रियल, तुम भी आते ही कैप्टन निक करने लग गई? तुमसे सब्र नहीं होता क्या? पता नहीं अब ये मैडम भी मेरे बारे में क्या सोचेगी, और अगर ये निक को जानती हुई तो उसे तुम्हारे बारे में क्या कहेगी? पागल लड़की, थोड़ा सब्र करना सीखो। प्रियल बाहर आई तो कैंपस के बीचों बीच सभी स्टूडेंट्स जमा थे। उनके ठीक सामने जिनी और एक और व्यक्ति था जो स्पीच टेबल के दूसरी ओर खड़े थे। उस व्यक्ति को साफ देखकर पता लग रहा था कि आज का जो भी प्रोग्राम होगा उसमें सबसे इम्पोर्टेंट स्पीच वही देगा। प्रियल वहां आकर खड़ी हो गई। वहां उसे आरोही दिखी, जिसके देखते ही दोनों ने एक दूसरे को स्माइल पास की। जल्द ही दूसरे व्यक्ति ने माइक संभाला और सभी को संबोधित करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। वो इतना कहकर रुका। उसने सभी स्टूडेंट्स के चेहरे को देखा और फिर दोबारा कहा, अभी तक सभी स्टूडेंट्स नहीं आए हैं, लेकिन 1 या 2 दिन में वे भी आ जाएंगे। इस बात का अफसोस रहेगा कि वे इस वेलकम स्पीच को मिस कर देंगे, मगर आप लोग खुशकिस्मत हो जो आपको ये वेलकम स्पीच सुनने को मिल रहा है। हमारे इंस्टीट्यूट ने या एजेंसी ने पिछले कई सालों से यूएसए की सेवा की है, जो हम आगे भी करते रहेंगे। जब हमारी इंस्टीट्यूट बनी थी तब हम में से किसी ने भी नहीं सोचा था एक दिन ये ऐसे मुकाम पर पहुंचेगी जहां इस एजेंसी के एजेंट प्रेसिडेंट सुरक्षा के लिए चुने जाएंगे। किसी एजेंट का प्रेसिडेंट सुरक्षा के लिए चुना जाना एजेंट का सबसे बड़ा मुकाम होता है। वहां उन्हीं एजेंट्स को रखा जाता है जो ऑलमोस्ट हर एक तरह की कंडीशन को निपटना जानते हैं। और आप लोगों को ये जानकर खुशी होगी, हमारी इस एजेंसी ने अब तक कुल 125 ऐसे एजेंट दिए हैं जो प्रेसिडेंट की सुरक्षा के लिए या तो आज अपना काम कर रहे हैं या फिर वो कर चुके हैं। ये संख्या यूएसए की तमाम सुरक्षा एजेंसियों की तुलना में चौथे नंबर पर आती है। हम भरोसेमंद और बेहतर एजेंट की तलाश करते हैं, इसीलिए हमारे इंस्टीट्यूट का प्रोसेस, आप इसे एडमिशन प्रोसेस कह सकते हैं, ये बाकी इंस्टीट्यूट्स की तुलना में काफ़ी अलग है। हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट जाने से पहले ही एक ट्रेनिंग होती है जिसे प्री ट्रेनिंग का नाम दिया गया है, और जो इसमें सफल होता है उसे ही वहाँ जाने का मौका मिलता है, जबकि बाकियों का घर जाना पड़ता है। आप सब यहाँ इसी ट्रेनिंग के लिए हो। यहाँ आप लोग मेहनत करोगे तो आप में से कुछ भाग्यशाली लोगों को आगे जाने का अवसर मिलेगा, एक सुनहरा अवसर जो आपके सुनहरे भविष्य के लिए होगा। मैं उम्मीद करूंगा आप सब यहाँ अपना 100% देंगे और पूरी मेहनत करके उन लोगों में आएंगे जिन्हें हम खुद हमारे इंस्टीट्यूट में लेकर जाएंगे। बेस्ट ऑफ लक, उन्होंने कहा और पीछे चले गए। उनके जाते ही जोरदार तालियां गूंजी। उनके स्पीच के बाद जिनी आगे आई और कहा, 3 महीने की ट्रेनिंग टफ रहने वाली है। हमने इसके 6 लेवल बनाए हैं जो धीरे धीरे आप सबको बता दिए जाएंगे। अभी 2 दिन का इंतजार किया जाएगा ताकि जो स्टूडेंट्स नहीं आए हैं वे भी आ जाएं। 2 दिन के बाद भी अगर उनमें से कोई रहता है तो उसकी एंट्री कैंसिल कर दी जाएगी।
फिर हम सब 2 दिन के बाद इस ट्रेनिंग को शुरू कर देंगे। तब तक आप लोग एक दूसरे से मिल सकते हैं, जान पहचान बना सकते हैं, इस पूरी जगह को घूम सकते हैं। हाँ, पीछे ट्रेनिंग एरिया है, वहाँ जाना अलाउ नहीं है, तो इस बात का ध्यान रखना। बेस्ट ऑफ लक। उसने भी अपनी बात खत्म की, जिसके बाद फिर से तालियां बजीं, मगर ये ज्यादा नहीं थीं। रात के तकरीबन 9 बज रहे थे। डिनर टाइम था, जिसके लिए कैंपस में ही व्यवस्था की गई थी। प्रियल वहां खाना लेने पहुंची तो उसकी मुलाकात आरोही से हुई। आरोही उसके देखते ही बोली, तुम्हारी रूम का अरेंजमेंट हो गया? सॉरी, वो मैं दिन में स्पीच के बाद तुमसे बात करने का टाइम नहीं निकाल सकी। मेरी रूममेट आ गई थी तो सारा दिन वही चला गया। इट्स फाइन, कोई बात नहीं, मेरा भी आज का दिन अरेंजमेंट में गया। कमरा मिल गया है और ये यहाँ के प्रिंसिपल, टीचर, पता नहीं हम उस मैडम को क्या कहेंगे, उनका ही है। उन्होंने रात अरेंजमेंट किए थे, लेकिन इसके बाद ना तो वो उसे पसंद आए ना ही मुझे। फिर मैंने कहा मुझे मौका दीजिए, मैं करती हूँ, तो उन्होंने कहा ठीक है कर दो, और कहने के बाद यहाँ से चली गई। इसके बाद मैंने वो सारा काम निपटाया। अभी रात को आएंगे तो पूछ लूंगी कैसा है कैसा नहीं, वरना फिर जैसे वो कहेंगी वैसे ही रहना हो जाएगा। मतलब हम दोनों का दिन ही भागदौड़ी वाला था, आरोही बोली और हंसने लगी। इसके बाद दोनों ने खाना लिया और अपने अपने कमरों की ओर निकल गए। रात के तकरीबन 11 बजे प्रियल अर्जुन और प्रांजल से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। प्रांजल पिछले काफी समय से बात कर रही थी, लेकिन अर्जुन अभी अभी आया था। अर्जुन ने आते ही उसे देखा तो देखते ही पूछा, ए मैडम, हो गई क्या तुम्हारी निक से मुलाकात? अभी कहाँ, और आगे के 3 महीनों तक होने के चांस भी नहीं है। ये कैंपस और इंस्टीट्यूट, इन दोनों का आपस में कोई लेना देना ही नहीं है। यहाँ ट्रेनिंग में पास होंगे तब जाकर वहाँ इंस्टीट्यूट पहुँचेंगे, तब कोई मुलाकात का चांस बनेगा। तब तो तुम्हें इसके लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी। फिर इसके बाद वो बोला, पागल, ये सब चीजें हमें पहले से ही पता है। मैंने मजाक में कहा था जो कभी तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ता। पड़ेगा भी कैसे, अकल होगी तो पड़ेगा ना। बस करो भाई, मुझ में तुमसे ज्यादा अकल है। अर्जुन प्रियल को चिढ़ाने लगा था तो उसने भी चिढ़ाते हुए कहा, हाँ हाँ, अभी तो कर लो बात, कितनी अकल है कितनी नहीं, ये तो तब पता चलेगा जब कैप्टन निक तुम्हारे सामने आएगा। अर्जुन इतना कह रहा था तभी प्रियल के कमरे का दरवाजा खुला और जिनी अंदर आ गई। उसके अंदर आते ही अर्जुन आगे बोला, देखना तुम्हारी कैप्टन निक के सामने बोलती ना बंद हो जाएगी। प्रियल ने जिनी को देखा और अर्जुन की ये बात सुनी तो पूरी तरह से हड़बड़ा गई। उसने तुरंत लैपटॉप बंद कर दिया और अपनी जगह से खड़ी हो गई। आप कब आईं? बस अभी। जिनी ने दरवाजा बंद किया और अंदर आ गई। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन नॉर्मल नहीं थे, जो प्रियल को परेशान कर रहे थे। ये अभी क्या बात हो रही थी? जिनी ने पूछा। क्या? कुछ भी तो नहीं, प्रियल जैसे तैसे कर बोली। क्या कुछ भी नहीं? तुम भी जानती हो मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। सुबह भी तुमने कैप्टन निक का नाम लिया था, और अब तुम्हारा दोस्त जो कह रहा था वो सब। तुम उसे यहाँ इम्प्रेस करने के चक्कर में तो नहीं आई हो ना? ऐसा कुछ नहीं मैम, आप गलत समझ रही हैं। वो इंस्टीट्यूट के कैप्टन हैं, कैप्टन जो कि बहुत बड़ा ओहदा होता है। मैं अपने यहाँ कभी भी अपने सीनियर्स के सामने ज्यादा बोल नहीं पाई। मेरे दोस्त ने अभी जो बात कही वो इसी नजरिए से कही थी कि कैप्टन निक के सामने जाओगी तो तुम्हारी बोलती बंद हो जाएगी। मतलब एक बड़े ओहदे वाले के सामने जाओगी तो तुम्हारी बोलती बंद हो जाएगी, जो कि होती ही है। वहीं सुबह के समय तो मैंने कहा ये था कि मैंने इंटरव्यू सुना था तो इसलिए पूछा। देखो, मैंने तुमसे सुबह भी कहा था और अब भी कह रही हूँ, उसे लड़कियां पसंद नहीं है। तो क्या लड़के? अचानक प्रियल अपनी आंखें बड़ी करते हुए और अपने बाल संभालते हुए बोली। अरे पागल! जिनी ये सुनकर सीरियस वाले टोन में भी हंसने से नहीं रोक सकी। उसे लड़कियां पसंद हैं, मगर ऐसी लड़कियां बिल्कुल भी नहीं जो उसे इम्प्रेस करना चाहती हैं, समझी? इस बात का ध्यान रखना, जिनी ने कहा और बाथरूम में चली गई। वहीं प्रियल ने उसके जाते ही अपनी बात के लिए अपना माथा ठोका। तुम भी ना प्रियल, तुम पागल हो। वहीं जिनी बाथरूम का दरवाजा बंद करते हुए बोली, ये लड़की मुझे भी पसंद आ रही है। निक की लाइफ में प्यार वाला पोर्शन खाली है। काश ये उसे यहाँ इम्प्रेस करने के लिए ही आई हो। अगर ऐसा हुआ तो मैं खुद इसकी मदद कर दूंगी। निक को ऐसी लड़की की जरूरत है, ये उसके प्यार के काबिल है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। या हजारों ही कहानियां हैं आपके लिए। डाउनलोड करें स्टोरी मेनिया एप्लीकेशन, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जिनी बाथरूम से बाहर आई तो प्रियल अपने काम में लगी हुई थी। उसे देखकर जिनी निक और प्रियल को साथ में इमेजिन करने लगी। प्रियल का ध्यान उसकी ओर गया तो वो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। उसने उसे हैरानी से पूछा, क्या हुआ जिनी मैम, आप मुझे देखकर स्माइल क्यों कर रही हो? तुम निक को लाइक करती हो ना? पता नहीं जिनी के मन में क्या आया, पर उसने ये पूछ डाला।
जिनी के यूं अचानक पूछने पर प्रियल हड़बड़ा गई। उसने उसे कोई जवाब नहीं दिया। तुम्हें पता है, निक और मैं कलीग्स होने के अलावा फ्रेंड्स भी हैं। ऐसे में अगर तुम मुझे सब सच बताओगी तो तुम्हारा ही फायदा है। पता नहीं इन मुश्किलों में तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। जिनी उसके पास आकर बैठ गई। प्रियल सोचने लगी। उसे जिनी का बिहेवियर फ्रेंडली लगा। वो ना चाहते हुए भी खुद को उसे बताने से नहीं रोक सकी। वो बोली, एक्चुअली मुझे नहीं पता ये सही है या नहीं, पर हाँ, मैं पसंद करती हूँ उन्हें। ओह गॉड, मैंने तो नॉर्मल गेस किया था। ये तो बिल्कुल सच निकला। एमजी। वो खड़ी हो गई और कमरे में घूमने लगी। इसके बाद उसने कहा, अब तुम ऑकवर्ड मत होना, मैं सच में तुम्हारी मदद करूंगी। लेकिन मैंने तो उन्हें एक बार भी सामने से नहीं देखा। बस इधर-उधर से वीडियोस देखकर ही उनका। सोशल मीडिया पर भी कोई अकाउंट नहीं है? प्रियल ने नॉर्मल कहा। हाँ, क्योंकि वो प्राइवेसी में बिलीव करता है, ना कि अपनी लाइफ सोशल करने में। तुम उसे छोड़ो और ये बताओ तुम उसे किस हद तक चाहती हो। जिनी अपनी तरफ से उसे परख रही थी। और हाँ, ये आप कहना बंद करो। अब जब हम रूम में टुगेदर हैं तो यूं समझो कि हम फ्रेंड ही हैं। प्रियल ने हामी भरी और जिनी को शुरू से लेकर अंत तक सब बता दिया कि उसने निक को पहली बार कहाँ देखा था और पहली बार में देखकर ही कैसे उसके पीछे दीवानी हो गई थी। उसकी बात सुनकर मन ही मन में जिनी ने उसकी हेल्प करने का फैसला लिया। उसे प्रियल की बातों में साफी और चेहरे पर मासूमियत नजर आ रही थी, जो कि निक के लिए एक अच्छी बात साबित हो सकती थी। मुंबई। प्रियल को यूएस भेजने के बाद अर्जुन और प्रांजल के सामने अगली चुनौती ये थी कि वो प्रियल की क्लासमेट प्रियल शर्मा को चंडीगढ़ जाने के लिए कैसे राजी करें। क्लास के बाद प्रियल शर्मा वहां से निकलकर कैफे के पोर्च की ओर जा रही थी। अर्जुन और प्रांजल उसे देखकर उसकी ओर दौड़े। क्या पागल हो गए हो क्या, जो यहाँ पोर्च में दौड़ रहे हो? ये कोई स्कूल तो है नहीं जो तुम दोनों को घर जाने की जल्दी लगी है। जहाँ प्रियल की शक्ल से लेकर बात मासूमियत से भरी थी, तो वहीं ये प्रियल शर्मा उससे बिल्कुल अलग थी। कैफे में सब अच्छे से जानते थे कि ये सबसे काफी रूडली और बदतमीजी से बात करती थी। उसके बावजूद अर्जुन और प्रांजल के पास उसे मनाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। प्रियल, तुमने आगे का क्या प्लान बनाया है? ग्रेजुएशन के बाद कुछ तो करोगी ना? क्या करूंगी? कुछ नहीं करूंगी। मेरे घर वालों को जानते नहीं तुम लोग। उनका मानना है कि लड़की की पढ़ाई पर पैसा खर्च करने से अच्छा है कि उतना ही पैसा उनकी शादी में लगाकर उन्हें अगले घर विदा करो। कम से कम सिर से कुछ तो जिम्मेदारी कम होगी। मैं तो सोच रही हूँ कि ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में जानबूझकर फेल हो जाती हूँ, ताकि कम से कम घर वाले शादी तो नहीं कराएंगे। प्रियल की बात सुनकर अर्जुन और प्रांजल को हंसी आने लगी, लेकिन प्रांजल ने अपनी हंसी दबाकर कहा, अच्छा, और अगर तुम्हें आगे फ्री में पढ़ने को मिले तो फिर? हाँ, ये यूनिवर्सिटी वाले तो मेरे चाचा के बेटे लगते हैं जो मुझे फ्री में पढ़ाएंगे। तुम्हारी बहन प्रियल और मेरा नाम ही सेम नहीं, बल्कि हमारे मार्क्स भी एक जैसे ही आते हैं। उसे स्कॉलरशिप मिले तो मुझे मिलेगी। देख, तू हमारी प्रियल की बेइज्जती मत कर। अर्जुन ने कहा, हमारे पास एक प्लान है। देखो, मेरे पास तुम्हारी स्कीमों के लिए पैसे नहीं हैं। साइड हटो और घर जाने दो। प्रियल वहां से जाने लगी तो अर्जुन फिर से दौड़कर उसके सामने आ गया। अरे, पहले पूरी बात तो सुन लो। तुम्हें पैसे देने नहीं पड़ेंगे और तुम्हारी पूरी एजुकेशन भी फ्री में पूरी हो जाएगी। फ्री एजुकेशन होने की बात सुनकर प्रियल उनकी बात सुनने के लिए तैयार हो गई। उन दोनों ने उसे सारी स्थिति समझाई, जिसे सुनकर उसने पहले तो साफ इनकार कर दिया, लेकिन अर्जुन ने उसे उसके मुश्किलों का हवाला दिया तो उसने हाँ कह दिया। देखो, मैं हाँ तो कर रही हूँ, लेकिन मैं पहले ही बता रही हूँ कि बात मुझ तक कभी नहीं आनी चाहिए। और हाँ, वहाँ जाते ही मैं अपने डॉर्म रूममेट से पहले अपडेट करवाऊंगी। पता नहीं वहाँ पर पढ़ाई मैं करूँ और डिग्री तुम्हारी बहन प्रियल को मिले। हाँ, वो नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और इसमें तुम्हारी पूरी मदद भी कर दूंगा। बस तुम जैसे तैसे अपने घर वालों को मना लो। अर्जुन ने उसे पूरी तरह आश्वस्त करके मना लिया। प्रियल उन्हें हाँ बोलकर वहाँ से चली गई, जबकि उसके हाँ कहने से अर्जुन और प्रांजल ने चैन की सांस ली। थैंक गॉड, अब प्रियल दी वहाँ पर आराम से पढ़ाई कर पाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा, प्रांजल ने मुस्कुरा कर कहा। उसके बाद अर्जुन और प्रांजल भी अपने घर की तरफ चले गए। निक अपने ऑफिस में बैठा था, तभी उसे एक ऑफिशियल मेल आया। उसने मेल पढ़ा। उसमें लिखा था, उसे स्टूडेंट ट्रेनिंग के लिए एक लेक्चर अटेंड करना है। ये पढ़ते ही उसे गुस्सा आ गया। वो गुस्से में खुद से बोला, यहाँ आगे काम कम है क्या, जो अब क्लास में भी मैं जाकर क्लास लगाऊंगा। इतने में एम्मा वहाँ आई। उसने निक को इस तरह से देखा तो पूछा,
क्या हुआ निक, सब सही तो है ना? नहीं, कुछ सही नहीं है। क्लास के लिए ऑफिशियल लेटर आया है। हाँ तो क्या प्रॉब्लम है, लगा लो ना। प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, पर मुझे एक्स्ट्रा काम बिल्कुल भी पसंद नहीं। जिनी ऑलरेडी काफी टैलेंटेड है। जब वो क्लास संभाल रही है तो मेरी क्लास लगाने की क्या जरूरत है? निक, तुम इंस्टीट्यूट के कैप्टन हो, समझे? कैप्टन, और एक कैप्टन से बढ़कर कोई नहीं होता, इसीलिए तुम्हारी क्लास का कहा गया होगा। डोंट वरी, तुम फिक्र मत करो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। निक ने ये सुना तो अनमने से ढंग से हाँ कर दी। जिनी के पास भी निक के क्लास अटेंड करने की न्यूज पहुंच चुकी थी। उसके क्लास अटेंड करने से ज्यादा वो इस बात को लेकर खुश थी कि इसी बहाने प्रियल निक को पास से देख पाएगी। प्रियल भी अपनी सारी क्लासेस खत्म करके शाम तक कमरे में लौट चुकी थी। जिनी उसे ये बात बताने के लिए अपने कमरे में आई। उसने खुशी से प्रियल को गले लगा लिया। प्रियल, मेरे पास तुम्हारे लिए ऐसी गुड न्यूज है जिसे सुनकर तुम यकीन नहीं होगा। जहाँ ट्रेनिंग के लिए आए स्टूडेंट्स को निक से मिलने के लिए महीनों लग जाते हैं, वहीं इस बार उनकी पहली क्लास निक ही अटेंड करेगा। जिनी की बात सुनकर प्रियल को यकीन नहीं हुआ। मुझे तो सच में यकीन नहीं हो रहा, क्या सच में ऐसा होने वाला है? हाँ सच में। अब तो बस तुम अपने हीरो से मिलने की तैयारियां शुरू करो। हाँ देखना, मैं सबसे बेस्ट लगने की कोशिश करूंगी और अपने तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। जिनी, तुम मेरे साथ स्पा चलोगी? मैं ऐसा करती हूँ कि अपने बालों को स्ट्रेट करवा लेती हूँ। तुम बताओ क्लास कब है, मैं उससे पहले ही सारी तैयारियां कर लेती हूँ। उसकी बात सुनकर जिनी जोर जोर से हंसने लगी। तुम तो ऐसे तैयार हो रही हो जैसे कि शादी करने जा रही हो। मैंने तुम्हें कहा था ना, निक को वो लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं जो उसे इम्प्रेस करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स दिखाएं। तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना, जैसी हो वैसे ही रहो। बस कोशिश करना कि अपने ड्रेसअप को हो सके उतना फॉर्मल रखना, और हो सके तो तुम खुद को किसी लड़की की तरह तैयार कर लेना। वहाँ एम्मा भी होगी, तो मुझे नहीं लगता कि किसी लड़की को सिखाने के लिए निक स्पेशली आगे बढ़ेगा। तुम अपने बालों को हेलमेट से कवर कर लेना और थोड़ी लूज टी शर्ट पहन लेना, ताकि पता न चले कि तुम लड़की हो। आगे मैं संभाल लूंगी। प्रियल को जिनी की बात सुनकर थोड़ा अजीब लगा, लेकिन ना चाहते हुए भी उसने उसे हाँ बोल दिया, क्योंकि उसे पता था कि जिनी उसे ज्यादा अच्छे से जानती है और बहुत कम समय में जिनी उसके भी करीब हो गई थी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों ई कहानियाँ हैं आपके लिए। डाउनलोड करें स्टोरी मेनिया एप्लीकेशन, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगली सुबह कैंपस का ग्राउंड था। प्रियल को पूरी रात एक्साइटमेंट के मारे ठीक से नींद नहीं आई थी। अंजू और प्रांजल से भी उसने इस बारे में बात की, पर बात नहीं हो सकी थी। अगली सुबह वो जल्दी उठकर जिनी के बताए अनुसार तैयार हो गई थी। तैयार होने के बाद उसने खुद को कई बार आईने में देखा था। इसके बाद वो कैंपस के ग्राउंड में पहुंच गई थी। प्रियल ने नॉर्मल जीन्स और टी शर्ट पहनी थी। उसने अपने बाल हेलमेट में कवर कर लिए थे। कैंपस में आरोही ने उसे देखा और वो उसे देखकर उसकी तरफ आई थी। आरोही हैरान होते हुए बोली, आर यू मैड प्रियल, ये क्या पहना है? पता भी नहीं चल रहा लड़का हो या लड़की। जबकि यहाँ की बाकी की लड़कियों को देखो, वो सब कितने अच्छे से रेडी होकर आई हैं। ऐसे लग रहा है यहाँ पर कोई रैंप वॉक होने वाला है, जबकि तुम्हारा बिल्कुल बेकार लग रहा है। प्रियल ये सुनकर मायूस हो गई थी। उसका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा कम हो गया था। जल्द ही जीनी ग्राउंड में आई थी, जिसके आते ही सब लाइन बनाकर खड़े हो गए थे। सब खुश दिखाई दे रहे थे, मगर सिवाय प्रियल के। वो बाकियों की तुलना में कम सुंदर दिख रही है वाली थिंकिंग का शिकार हो गई थी और लगातार वो फंसती जा रही थी। जिनी ने सबको संबोधित करते हुए कहा, सारे स्टूडेंट्स ट्रेनिंग फील्ड में जाएंगे और वहाँ वार्म अप करेंगे। हमारे कैप्टन आज एक दिन की ट्रेनिंग देने के लिए यहाँ आएंगे, लेकिन उन्हें आने में अभी वक्त लगेगा। जब आएंगे तब आप सबको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। इतना कहकर वो अपनी जगह से हट गई थी, जिसके बाद सभी स्टूडेंट ट्रेनिंग फील्ड के लिए निकल गए थे। लेकिन प्रियल अपनी जगह से हिली भी नहीं थी। जिनी ने उसकी तरफ देखा तो वो उसकी हालत समझ गई थी। वो उसके पास आई और बोली, तुम मुझ पर भरोसा रखो, जो भी होगा वो सही होगा। मैं निक को काफी अच्छे से जानती हूँ और मुझे पता है उसे क्या पसंद है क्या नहीं। मैंने तुमसे वादा किया है तो मैं अपने वादे को पूरी तरह से निभाकर रहूंगी। बस तुम अपना भरोसा मुझ पर से मत हटाना। उसने प्रियल के कंधे पर हाथ फेरा था, जिससे प्रियल को थोड़ा कॉन्फिडेंस मिला था। प्रियल ने एक मुस्कान दी, आप जो भी कर रही हैं मैं ये ओह शट अप, अब इसके आगे एक भी वर्ड मत बोलना। चलो जाओ और जाकर वार्म अप करो। प्रियल ने हाँ में सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए वहां से चली गई थी। प्रियल वार्म अप कर रही थी, मगर उसका ध्यान वार्म अप पर कम और दरवाजे पर ज्यादा था।
वो ट्रेनिंग फील्ड में आने वाले दरवाजे के पास से ही कैंपस के दरवाजे को देख रही थी। तभी दरवाजे पर एक लंबी काले रंग की गाड़ी आकर रुकी थी और उसके दिल की धड़कन धड़कने लगी थी। वो वार्म अप करते करते रुक गई थी। गाड़ी का दरवाजा खोला और निक और एम्मा निकलकर बाहर आए थे। प्रियल निक को देखते ही उसे देखते ही रह गई थी। निक ने व्हाइट कलर की शर्ट और पैंट पहन रखी थी, जिसमें शर्ट उसकी पूरी बॉडी से चिपकी हुई थी। निक ने हल्के से अपने बालों में हाथ फेरा और फिर गाड़ी से जैकेट निकालकर उसे पहना था। निक की इस अदा ने प्रियल की जान ही ले ली थी। निक जैकेट को पहनने के बाद अपनी बाजुएं संभालता हुआ अंदर की ओर आने लगा था, जहां प्रियल घबराकर अपनी जगह पर घूमकर दूसरी ओर देखने लगी थी। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो निक की आंखों में आंखें मिला सके। निक उसके पास से गुजरा तो प्रियल उसके लगाए हुए परफ्यूम की खुशबू में खो गई थी। निक एम्मा के साथ हल्की फुल्की बातों में व्यस्त था, जिसकी वजह से उसका ध्यान प्रियल पर बिल्कुल भी नहीं गया था। निक वहां से निकल गया था, जिसके बाद प्रियल ने मुड़कर उसे देखा था। निक और एम्मा स्टूडेंट्स के पास पहुंचे थे। वहां निक ने अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहा, हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, आई एम कैप्टन निक। ट्रेनिंग के बाद आप सब मेरे अंडर ही काम करोगे। एम्मा ने इसके बाद अपना इंट्रोडक्शन दिया, हेलो आई एम एम्मा, मैं फील्ड कैप्टन हूँ। फिर निक बोला, मुझे अभी 2 घंटे बाद अथॉरिटी मीटिंग अटेंड करनी है, तो हम ज्यादा देर ना करते हुए ट्रेनिंग का प्रोग्राम अभी शुरू करते हैं। ये कहकर उसने अपना सीना फुलाया और बिल्कुल सावधान होते हुए कैप्टन वाले अंदाज में कहा, अटेंशन स्टूडेंट्स। इतने में प्रियल भी वहां आकर खड़ी हो गई थी। वो सबसे पीछे खड़ी हुई थी। एक्शन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है चौकन्ना रहना। कौन सा खतरा कहाँ से या कौन सी डायरेक्शन से आएगा, ये हम कभी पहले से पता नहीं चलता। इसलिए हमें हमेशा चौकन्ना रहना पड़ता है और हर तरफ से मानना पड़ता है यहाँ खतरा है। आज मैं आपको जो भी लेसन सिखाऊंगा वो चौकन्ना रहने का ही होगा। सब के सब आउटडोर फील्ड में जाएं और वहाँ नकली तीरों के बीच अपनी पोजीशन संभालें। वहाँ आप पर 4 अलग अलग डायरेक्शन से बिना किसी सीक्वेंस के डुप्लीकेट तीर छोड़े जाएंगे और आपको उनसे बचना होगा। सभी स्टूडेंट्स ने ये सुना और आउटडोर फील्ड की ओर जाने लगे थे। कुल 3 ऐसे फील्ड थे जहाँ पर अलग अलग समय में 3 स्टूडेंट एक साथ इस टेक्निक की प्रैक्टिस कर सकते थे। जिनी, एम्मा और निक बारी बारी अलग अलग स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस करवाने लगे थे। प्रियल इस दौरान निक के पास आने की बजाय उससे बचने की कोशिश कर रही थी। वो कतार में सबसे पीछे खड़ी थी और खुद को पूरी तरह से छुपा रही थी। अपनी इस कोशिश में उसने इस बात पर भी ध्यान नहीं दिया था कि उसके आगे की लाइन खत्म हो रही है और वो थोड़ी देर बाद अपनी लाइन में इकलौती बची स्टूडेंट हो जाएगी। इतने में निक का ध्यान प्रियल और उसके आगे खड़े कुछ स्टूडेंट्स पर गया और वो उनकी ओर बढ़ा। सभी स्टूडेंट्स के हाथ में एक लकड़ी की ढाल थी, जिसका इस्तेमाल तीरों से बचने के लिए किया जा रहा था। प्रियल के आगे के स्टूडेंट्स ने तो उसे ढंग से पकड़ रखा था, मगर प्रियल ने नहीं। निक प्रियल के पास पहुंचा और उसकी कलाई को पकड़कर ऊपर कर ढाल सही करता हुआ बोला, हे होल्ड लाइक दिस बॉय। इतने में ही प्रियल की धड़कन फिर से बढ़ गई थी। निक ने आगे के स्टूडेंट्स की पीठ पर थपकी मारकर उन्हें आगे जाने का इशारा किया था, जिसके बाद वो भी आगे चला गया था। वहीं प्रियल अपनी धड़कनों को संभालते हुए पीछे खड़ी रही थी। निक ने उसे बॉय कहा था क्योंकि अपने लुक की वजह से वो किसी लड़के की तरह ही दिख रही थी। निक आगे जाकर पीछे मुड़ा और प्रियल को देखता हुआ बोला, तुम्हारे लिए कोई स्पेशल मोमेंट निकालना पड़ेगा क्या? तुम भी आगे आओ। प्रियल फौरन आगे आ गई थी। निक ठीक उसके बगल में खड़ा था और वो बीच बीच में तिरछी आंखों से उसकी ओर देख रही थी। निक की स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन की वजह से उसे सावधान की पोजीशन में खड़ा रहना पड़ रहा था। दिल की धड़कन अभी भी उसके कंट्रोल में नहीं थी और वो पूरी तरह से घबराई हुई थी। आगे के 2 स्टूडेंट्स की प्रैक्टिस पूरी हुई और निक ने प्रियल की पीठ पर हाथ रख उसे आगे जाने के लिए कहा था। निक ने जैसे ही प्रियल की पीठ पर हाथ रखा, उसकी आंख बंद हो गई थी, जिसके बाद वो आगे की ओर खिसक गई थी। उसने खुद को संभाला और आउटडोर फील्ड में जाकर खड़ी हो गई थी। निक उसके सामने ही खड़ा था और उसे ही देख रहा था, जिसकी वजह से वो घबराई हुई थी और उसका ध्यान तीरों पर नहीं था। ध्यान न होने की वजह से अलग अलग डायरेक्शन से तीर निकले और उससे टकराने लगे थे। तीर नकली थे, लेकिन उनके टकराने की वजह से दर्द होता था। प्रियल घबराहट के मारे किसी भी डायरेक्शन से आने वाले तीर को नहीं रोक पा रही थी, जिसकी वजह से सभी तीर उससे टकराने लगे थे। इस वजह से वो मुश्किल में आ गई थी। निक ने ये देखा तो वो तुरंत मदद के लिए उसकी ओर बढ़ा था। निक पास पहुंचा और ढाल उसके हाथ से लेकर उसके फ्रंट में आ गया था, जहां वो हर डायरेक्शन से आने वाली तीरों का सामना करने लगा था। वहीं प्रियल उसकी पीठ के पीछे हो गई थी, जहां वो पूरी तरह से सेफ थी।
तभी प्रियल का हेलमेट उसके सर से नीचे गिर गया था और उसके पूरे बाल बिखर गए थे। पहले वो लड़का लग रही थी, लेकिन अब वो लड़की लगने लगी थी, एक भोली और मासूम सी लड़की। एम्मा और निक दोनों का ध्यान एक साथ इन दृश्यों पर गया था। उन्होंने ये दृश्य देखे तो वे देखते ही रह गए थे। ये अलग ही तरह के दृश्य थे, जिसमें निक किसी हीरो की तरह तीरों का सामना करते हुए उस लड़की की जान बचा रहा था, जो हीरोइन की तरह लग रही थी। सभी तीर के खत्म होने के बाद निक ने ढाल फेंका और पीछे की तरफ पलटा था। इधर वो पीछे पलटा, उधर प्रियल ने बाल संभालने के लिए अपने हाथ बालों में डाले थे। निक ने उसे देखा तो उसके दिल की धड़कन हल्की सी बढ़ गई थी। ऐसा उसके साथ आज से पहले पिछले कई सालों से कभी नहीं हुआ था। पिछले 7 सालों से तो कभी नहीं। वो प्रियल के चेहरे को, उसके बाल सही करने के तरीके को, इन सब को देखकर किसी और को ही याद करने लगा था, वो जिसे उसने अपना सब कुछ माना था, एली। वो अपनी पुरानी यादों में चला गया था। लगभग 7 साल पहले हॉस्पिटल का एक रूम। हॉस्पिटल में एली अपनी अंतिम सांसें ले रही थी, तो वहीं निक और एम्मा उसके पास खड़े होकर बुरी तरह रो रहे थे। डॉक्टर्स चाहकर भी एली को बचा नहीं पा रहे थे। निक ने बड़ी ही बेचैनी से एली का हाथ पकड़ रखा था और वो वहीं बुरी तरह रो रहा था। निक ने रोते हुए कहा, एली, एली, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मॉम भी मुझे छोड़कर चली गई और अब तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम हमेशा मेरा साथ निभाओगी, तो अब तुम जा रही हो। प्लीज डोंट गो। मैं मर जाऊंगा एली, मैं रह ही नहीं सकता तुम्हारे बिना। मैं सोच भी नहीं सकता तुम्हारे बिना रहने के बारे में। प्लीज कुछ तो दया करो मुझ पर, मुझे मत छोड़कर जाओ। मुझे भी नहीं जीना, मैं भी मर जाऊंगा तुम्हारे साथ। एली बहुत धीमे स्वर में बोली, नो निक, मेरी बहनों की जिम्मेदारी है तुम पर, जैन का भी तो सोचो। निक उसी वक्त बोला, तो जिम्मेदारी उठाएंगे ना, हम मिलकर उठाएंगे। प्लीज तुम हम सब के साथ रहो। आई प्रॉमिस, मैं किसी से झगड़ा भी नहीं करूंगा। तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगा, कोई जिद भी नहीं करूंगा। एम्मा भी रो रही थी। वो रोते हुए बोली, एली, अगर तुम चली गई तो हम बिखर के रह जाएंगे। एक तुम ही की जो हम सबको संभालती थी, अब तुम भी चली जाओगी तो फिर हमारा क्या काम है। प्लीज गॉड सेव हर, एली, मत जाओ। निक और एम्मा बुरी तरह रो रहे थे। निक एली को इस हालत में बिल्कुल नहीं देख सकता था। वो बुरी तरह टूट गया था। उसने अपनी सारी सुध-बुध खो दी थी। वो कुछ देर तक वहीं रोता रहा। इसके बाद वो खड़ा हुआ और दीवार के पास जाकर रोने लगा। एली एम्मा से बोली, एम्मा, तुम निक को जानती हो ना, वो खुद को नहीं संभाल पाएगा। उसकी मॉम के जाने के बाद मैंने उसे कैसे संभाला था, तुम अच्छे से जानती हो ना। अब मैं गई तो प्लीज उसे संभाल लेना। हम लोगों का साथ तो यहीं तक था, मगर तुम आगे भी उसके साथ रहना है, तुम उसकी केयर करनी है। एम्मा हर के गुस्से में बोली, क्यों एली, क्यों गई तुम इस मिशन पर? जानती थी ना ये मिशन इतना खतरनाक है, पता था जान चली जाएगी, फिर भी गई तुम। एली और भी ज्यादा धीमे स्वर में बोली, होनी को कोई नहीं टाल सकता। इसके बाद उसकी सांसें उखड़ने लगी, हार्ट बीट कम होने लगी, जिससे मशीन में शोर होने लगा। निक उसकी तरफ मुड़ा और उसके पास पहुंचा, मगर जैसे ही वो उसके पास पहुंचा, एली की धड़कनें हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गईं और वो वहीं उसके चेहरे को देखता रह गया। उन दृश्यों की याद आते ही निक ने प्रियल को धक्का मारा और उसे दूर गिरा दिया था। उसे गिराने के बाद एक बार के लिए उसने प्रियल को गुस्से से देखा और फिर उसे वहीं छोड़ चला गया था। प्रियल ये देखकर पूरी तरह से हैरान हो गई थी। उसे गिरने की वजह से चोट भी लग गई थी, मगर अभी उसका ध्यान सिर्फ निक पर था। वो निक को जाते हुए देख रही थी। निक उस ओर दूर गया तो उसकी आंखों से आंसू निकल आए थे। वो अपनी जगह से खड़ी हुई और तुरंत अपने रूम की ओर दौड़ी। वहां उसने दरवाजा बंद किया और दरवाजे के पास बैठकर ही रोने लगी थी। तकरीबन 2 घंटे बाद निक किसी कब्रिस्तान में था। वो अपनी मीटिंग में नहीं गया था और पिछले 10 मिनट से एक कब्र के सामने बैठा था। कब्र के ऊपर एली वॉटसन का नाम लिखा था। निक की आंखों में आंसू थे। उसने कब्र को देखते हुए कहा, एली, आई मिस यू। मेरा ये दिल हमेशा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता था, पर जब से तुम गई हो इस दिल ने धड़कना छोड़ दिया था। आज ये हल्का सा धड़का तो मुझे तुम्हारी याद आ गई। तुम्हारे जाने के बाद मैं जिंदा लाश के अलावा और कुछ भी नहीं हूँ। ये सांसें भी चल रही हैं तो बस अपनी कुछ जिम्मेदारियां निभाने के लिए, तुम्हारी बहनें एम्मा, एवा और मेरे भाई जैन के लिए। आखिर क्यों तुम मुझे छोड़कर गई? एली, आई रियली रियली लव यू। इतना कहने के बाद वो भी जमीन पर झुककर रोने लगा।